हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एस एन वर्ल्ड, श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने जो एनसीईआरटी सीरीज चालू की है उसमें मैंने पॉलिटी के 2 चैप्टर एंड ज्योग्राफी के 2 चैप्टर करवा दिए हैं 6 क्लास के। एंड अब मैं करवाऊँगी हिस्ट्री के चैप्टर 6 क्लास के। तो आज का मेरा टारगेट था कि मुझे 6 चैप्टर कंप्लीट करवाने हैं, तो मैं 6 चैप्टर आज आपको कंप्लीट करवा दूँगी। एंड डेली टारगेट वीडियो मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया, आप देख लेंगे। और 16 डेज स्ट्रेटजी प्लानर मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है, उसे भी देख लेंगे आप। और जनरल पार्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए, सब्जेक्ट में सोशल साइंस के लिए किया है मैंने 16 डेज प्लानर, तो आप उसे देख सकते हैं। और गाइस, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए, जनरल पार्ट के लिए बुक्स और क्लासेस एंड प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये इस पर वीडियो बनाई है, तो आप जाकर एक बार उन वीडियो से गो थ्रू हो जाइए। अगर आपको वो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी मेहनत करने की कोशिश करूँगी। ये एनसीईआरटी मैं सबके लिए रीड कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ध्यान से इसे सुनिए और समझिए, ठीक है। चलो मैं अपना लेसन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी हमारी अतीत, लेसन 1। ये हमारी प्रेम्बल है, हर चैप्टर में दी हुई है। मैं इसे शो कर देती हूँ अच्छे से, जिससे आप इसे पढ़ लिया करें। मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी जो करवाई थी ना, ज्योग्राफी की, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में समझाया था, प्रेम्बल के बारे में। ये हमारे चैप्टर हैं, ठीक है। और हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो ये माइंड में हमारे विचार आते हैं ना कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो वही ये लड़की ने सोचा कि 100 साल पहले ये कैसे लोग जान जाते हैं। तो कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कल की बात हो तो हम रेडियो, टेलीविज़न, अखबार से पता कर लेते हैं। और कई साल की बात हो तो उस वहाँ जो भी मौजूद होगा उस साल का व्यक्ति, उससे हम बात करके पता कर सकते हैं। पर बहुत साल पहले की बात कैसे हम पता कर सकते हैं, इस बारे में ये लड़की पूछ रही है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, इस बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो मैप दूसरे पेज में मैं दिखा दूंगी, पृष्ठ 2 में। मैप 2 में किसका पता लगाना है हमें? नर्मदा नदी का पता लगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या? कुछ, पूरे नहीं, कुछ कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे किस पर आश्रित थे? जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट, यानी कि आखेट मतलब शिकार भी करते थे। नर्मदा नदी के किनारे रहते थे लाखों वर्ष पहले, और वो कौन थे? एक कुशल संग्राहक थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि पूर्व पश्चिम की सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ हैं,
गिरधर की पहाड़ियाँ पूरा पश्चिम में है तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कहाँ है सुलेमान गिरधर की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कब 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कौन कौन सी फसल? गेहूँ और जौ जैसी फसल। कहाँ पर? सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों पर। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगा। तो उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी हैं? गारो। और मध्य भारत में कौन सी पहाड़ी हैं? हमारी विंध्याचल की पहाड़ी हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल की खेती हुई, और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर है? जहाँ चावल की खेती की जाती थी वो कहाँ स्थान है? वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। और सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों पर गेहूँ और जौ जैसी फसलें उगाई जाती। ये देखो, ये है हमारा उत्तर पश्चिम। तो यहाँ हमारी सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ हैं। ये मध्य भारत, यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। एंड ये देखो, ये है गारो की पहाड़ियाँ, उत्तर पूरब। ये उत्तर है हमारा और ये पूरब, उत्तर पूरब में गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है। यहाँ पे सिंध नदी है, ये सिंध की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आप मैप अच्छे से देख लो, मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ। ये बाकी मैं इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी। तो ये मैप आप अच्छे से रीड करना। मैप से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कौन सी दिशा में कौन सी जगह है। ठीक है। ये सारी नदियाँ दी गई हैं, नदी और पहाड़ें दी गई हैं, उन्हें आप देख लेना। ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा सिंध की इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मैंने अभी बताया ना, वो वही की बात करें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। तो सिंधु की सहायक नदियों में कब? 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट पर कब? 2500 वर्ष पूर्व। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सिंधु और सहायक नदियों पर 4700 और गंगा और उसकी सहायक नदियों पर कितने नगर, कब नगर विकसित हुए? 2500 यानी कि 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। तो ये है हमारी गंगा, यहाँ से निकलती है, और ये है इसकी सहायक नदी सोन। ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता है? मगध कहा जाता है। वर्तमान में इसे बिहार कहा जाता है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के, जो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र था उसे क्या कहते थे? मगध। और वर्तमान में अभी क्या कहते हैं इसे? करंट में बिहार कहा जाता है, बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये बात हमने पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि लोग इधर से उधर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा
कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो ये एक मोटिवेशन हमें भी देता है कि हम लोग हैं, हम खासकर हाउस वूमेन कहती हैं हम नहीं कर सकते, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, पर अगर आप चाहोगी तो आप कर सकती हो। जैसे कि ये मुश्किल था, ये पर्वत पहाड़ों समुद्र को पार करना, पर जिन्होंने चाहा उन्होंने ये कर दिखाया। ठीक है। मानचित्र दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? आधुनिक भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। ये दक्षिण एशिया में ये देश आते हैं, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार हमारे क्या है, उसके पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इंडिया शब्द किससे निकला? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और इंडस को क्या कहा जाता है? संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा था। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से कौन आए थे? ईरानी और यूनानी, और उन्होंने सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो यूनानियों ने सिंधु किसे कहा था? सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस या इंदोस कहा था। और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित लोगों को क्या कहा था? इंडिया कहा था। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये चेंज कर देता, वो पश्चिम कर देगा और पूरा सेम सेंटेंस दे देगा और कहोगे हाँ ये मैंने पढ़ा था और सही है, पर ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि कहाँ स्थित था? पूर्व में स्थित था। ठीक है। मैंने सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो भी 1 टाइम में क्लियर कर लिया था, तो उस हिसाब से मुझे ये सारे क्वेश्चन पता है। प्रीवियस ईयर भी लगाए थे मैंने, तो मुझे पता है कौन से क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है। तो मैं आपको बताती चलूँगी, आप वो गलती मत करना। ठीक है। और DSSB वाले भी ये गलती मत करना, ध्यान से पढ़ते हुए जाना। ये मत सोचना कि 8 क्लास की हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। उन्होंने सीधा सीधा कह रखा है भाई कि हमें NCERT से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें सारी NCERT कवर करनी पड़ेंगे, तो आप भी ध्यान दें। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए का? देखो, ईरानी और यूनानी ने सिंधु के लिए इंदोस किया, और सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों के लिए इंडिया का यूज किया। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, यानी कि कब, लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है। उत्तर पश्चिम के भारत समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। पहले भारत का नाम भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। अब इसका प्रयोग देश के नाम पर किया जाता है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। किससे लिखी जाती थी ये? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट भी आ सकता है, तो इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मैन्यू जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से निकला है, हाथ है या से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः किस पे लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक
पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी, विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, सबसे पहले तो हाँ, पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी इसलिए पांडुलिपि कही जाती थी। इंग्लिश में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है हाथ से, हाथ है या से निकला है। ठीक है, इन्हें ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखा जाता था और तैयार करके छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखा जाता था। ये देखो, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का ये चित्र है। ठीक है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। ये है, ऐसी होती थी। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों एवं विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो किस प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है? धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन और औषधियों एवं विज्ञान की चर्चा मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पांडुलिपि अलग है, वो किस पे लिखी जाती है? ताड़ के पत्तों पर और भुर्ज नामक पेड़ पे। ठीक है, लेकिन ये अभिलेख है। अभिलेख क्या है? अभिलेखों का अध्ययन किस पे? ये पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। पत्थर और धातु, ध्यान रखना, दोनों में लिखे जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आया है, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया है अभिलेखों में। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है? ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती है? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद कौन होता है? जो अतीत में जो वस्तुएं बनी हैं और जैसे अभिलेख का अध्ययन करना है, पांडुलिपि को खोजना है, ये सबका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों, ये देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में स्थित है। 2250 वर्ष पुराना अभिलेख कहाँ स्थित है? वर्तमान के अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। कहाँ पे? अफगानिस्तान के कंधार से। इस शासक के विषय में तुम कहाँ पढ़ोगे? अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, लिपि क्या होती है? तो लिपि, जब हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारी लिपि होती है। यानी कि बच्चे क्या कर देते हैं? कॉपी में लीपा पोती, इससे ध्यान रखना। लीपा पोती कैसे करते हैं? ऐसे खिचपिच करके, तो लीपा पोती, लिपि मतलब लिखते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। किससे बनती हैं? अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लीपा पोती से लिपि यानी कि लिखने को बोलते हैं, और जब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होती है हमारी? ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है।
दो भिन्न लिपि और भाषाओं में है। कौन सा अभिलेख? वर्तमान में अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। ये यूनानी और अरेमाइक लिपि और भाषा में है। ठीक है। मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, ये वाला मैंने पॉइंट पढ़ा था ना, ये यहाँ ये वाला, इमारतें, अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये पात्र प्राप्त हुए हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, ये दाएं ये बाएं, यह एक पुराना चांदी का सिक्का है। देखो, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, ये पता करें। तो 4700 वर्ष पूर्व यह पात्र का प्रयोग होता था और 2500 वर्ष पूर्व ये सिक्के का, चांदी के सिक्के का प्रयोग होता था। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद भी मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट के मन में, क्या पुरातात्विक को कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? तो आप आंसर क्या देंगे? उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो हम पढ़ रहे हैं, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत क्या होते हैं? पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार ने किस शब्द का प्रयोग किया? स्रोत शब्द का प्रयोग किया। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत जैसे कोई बुक मिलना, कोई पांडुलिपि मिलना, अभिलेख मिलना, ये सारे हमारे स्रोत होते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं, कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। मतलब अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग किस पर निर्भर, अपना भोजन क्या है उनका? भोजन मछलियाँ पकड़ना, शिकार करके और फल फूल संग्रह करके करते हैं। ठीक है, और कहीं जगह आपूर्ति है तो वो अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं अपने खाद्य पदार्थ के लिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म
की तिथि से स्थित है। किसकी तिथि से? ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, 2000 वर्ष मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जो भी तिथि आपको बताई जाएंगी वो 2000 को आरंभिक पॉइंट मानकर ही बताई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए सन को ज़्यादा रट पढ़ाना, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे ना कि ये ईसा पूर्व 500 200 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व नहीं समझ सकते, तो हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानकर ही सन का इसमें उन्होंने उल्लेख किया है एनसीईआरटी में, और इसी सन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए, इतिहास और तिथियां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान देंगे और हमें आगे के लिए ये समझ कर चलना है, ठीक है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में जैसे बीसी कहते हैं, हिंदी में उसे ईसा पूर्व कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। इसका बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसा पूर्व। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी, तिथियों से पहले एडी और हिंदी में ईसवी। तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी लिख पाती हो, यह एनो डोमिनी बताया ना अभी। एडी का मतलब एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से एडी का यूज हो रहा है, यानी कि ईसवी का यूज हो रहा है, वो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से, ठीक है। ठीक है, तो बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व का होगा इसका ईसा पूर्व, और एडी का एनो डोमिनी, ध्यान रखेंगे। कभी कभी एडी की जगह सीई लिखा जाता है, ठीक है। एडी तो हमें याद होगा एनो डोमिनी, पर जब सीई लिख जाएगा और बीसी की जगह बीसीई लिख जाएगा, तब क्या करोगे? तो सीई अक्षरों का अर्थ होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा, और बीसी का बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ओनली बीसी बिफोर क्राइस्ट, ओनली एडी एनो डोमिनी। अगर एडी की जगह सीई लिख के आ रहा है तो कॉमन एरा, और बीसी की जगह बीसीई लिख के आ रहा है तो बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो भारत में कब आरंभ हुआ था? तिथियों का यूज 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है। बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक है। ये देखो, उपयोगी शब्द, इसमें जो यूजफुल शब्द थे क्या थे? यात्रा, पांडुलिपियाँ क्या थी? पांडुलिपि किस में लिखी जाती थी? भोज नामक वृक्ष के पत्तों पर और ताड़ के पत्तों पर। अभिलेख, पत्थर और धातु ठोस पर। पुरातात्विक, जो खोज करते हैं उन्हें पुरातात्विक कहते हैं। इतिहासकार, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत, जो हमें अतीत के अध्ययन में मदद करती हैं, जैसे पांडुलिपियाँ, अभिलेख है, ये हमारे स्रोत होते हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ठीक है। ये हमारे ये है क्वेश्चन दिए गए हैं, एंड ये हमारी इम्पोर्टेंट तिथियां हैं जो आप पढ़ लेंगे या नोट्स में अपने नोट्स कर लेंगे, ठीक है। अगर बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ मैं नोट्स बनवाऊंगी। अगर आप ओनली नोट्स किसी से परचेस करते हैं वो आपको फ़ायदेमंद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें उसकी थ्योरी पता नहीं है, हमें उसकी कहानी पता नहीं है। जब तक हमें किसी चीज़ की कहानी पता नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में, उन चीज़ों को लर्न करने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होगा। मैं सोचो, अगर आपको कुछ पता ना हो और मैं कह दूँ तिथियाँ, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, आप लर्न कर लोगे, आप रट्टा मारोगे, पर 8000 वर्ष पूर्व हुआ, कहाँ हुआ आपको पता है? सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों पर। कहाँ थी? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर
कब हुए थे? 4700 वर्ष पूर्व, पता है। और गंगा घाटी के कब हुए थे? 2500 वर्ष पूर्व। ये देखो, वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व, वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हमने इसका वर्तमान किसे माना हमने? 2000 को। और 2000 को मान के 2500 वर्ष पहले ये हुआ था। और सिंधु का ये, और कृषि, तो कृषि का आरंभ पूछे तो 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होती हैं तिथियाँ, इन्हें नोट करके रखें। और ये कीवर्ड होते हैं जिनसे हमें अपने लेसन का पता चलता है हमने क्या क्या इस लेसन में पढ़ा है। तो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का, 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन था। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि जो एनसीईआरटी पढ़ने का जिन्हें टाइम नहीं है, तो वो आप एनसीईआरटी को बस ईयरफोन लगा कर सुनिए। आपके माइंड में एक एक शब्द जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मैं उसे वैसे भी दोहरा देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ, जिससे आपको वो चीज़ याद रहे। और हाँ, जैसे आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, बस आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, और डेली टारगेट वीडियो आपका मैंने अपलोड कर दिया है, देख लीजिए। और कल का टारगेट वीडियो मैं फिर से आज डाल दूँगी, रात को 11 बजे तक आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी पहुंच जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है वीडियो के, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।